नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिश्रा स्टैट वर्ल्ड में। आज के सेशन में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेल्महोल्ट्ज़ in 1876 and later independently by Carl Pearson in 1900। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की खोज दो बार हुई। सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ ने 1876 में किया और बाद में इंडिपेंडेंटली कार्ल पियर्सन ने 1900 में किया। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें इसके स्टैटिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक कहती है, इफ़ x इज़ अ नॉर्मल वेरिएट देन x स्क्वायर इज़ नोन एज द काई स्क्वायर वेरिएट। यदि x एक नॉर्मल वेरिएट है और x स्क्वायर को हम काई स्क्वायर वेरिएट के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? इफ़ x follows normal distribution with mean mu and variance sigma square, then the standard normal variate z follows standard normal distribution with mean 0 and variance 1, and z square is distributed a chi square with 1 degree of freedom। यदि x फॉलोज़ करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है। तब z स्क्वायर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब z स्क्वायर वितरित होगा काई स्क्वायर पर जब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। अब हम ये समझते हैं कि जब n इंडिपेंडेंट वेरिएट हैं तब क्या होगा। इफ़ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर n इंडिपेंडेंट वेरिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल विथ मीन म्यू आई and variance sigma I square, then summation zi square is defined as summation xi minus mu divided by sigma I whole square is distributed as chi square with n degree of freedom। यदि हमारे पास n स्वतंत्र चर हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं जिसका मीन म्यू आई और वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर है, तो समेसन जेड आई स्क्वायर परिभाषित होगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा आई होल स्क्वायर, और यह वितरित होगा काई स्क्वायर पर जब डिग्री ऑफ फ्रीडम n होगा। इसके बाद हम इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 दी पावर n बाई 2 गामा n बाई 2 ई दी पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2 इंटू काई स्क्वायर के पावर n बाई 2 माइनस 1 फॉर x फॉर काई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी होगा। तब यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती है। जब गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स में हम अल्फ़ा की जगह पर 1/2 और बीटा की जगह पर n/2 रखते हैं तो हमको यह डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर में यदि n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तो यह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। फर्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ ओनली पैरामीटर ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। सेकंड, द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। थर्ड, द वेरिएंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वह उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का 2 टाइम्स होता है। जैसे यदि मान लें कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है तो वेरिएंस
8 होगा। फोर्थ, इट्स वैल्यूज़ लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। काई स्क्वायर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 टू इन्फिनिटी लाइज करती हैं। फिफ्थ, व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टेक प्लेस व्हेन काई स्क्वायर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम -2। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ा हो या बराबर हो 2 के, तब पीडीएफ या फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होगी जब काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम -2 हो जाए। 6, एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज द काई स्क्वायर कर्व अप्रोचेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे काई स्क्वायर का कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के जैसा होता जाएगा। इसके बाद हम काई स्क्वायर के एप्लीकेशन की बात करते हैं। काई स्क्वायर की एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फर्स्ट, टू टेस्ट द इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ कंसिस्टेंसी टेबल। सेकेंड, टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। थर्ड, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, या इसको हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास सेवरल वेरिएंस हैं तब। लास्ट, टू टेस्ट द होमोजीनिटी। टू टेस्ट द होमोजीनिटी में हम इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस का और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को। इसके बाद हम बात करते हैं काई स्क्वायर के क्रिटिकल वैल्यूज़ की कि किसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे देखी जाएगी या कैसे फाइंड की जाएगी। फॉर अपर टेल वन साइड टेस्ट, फाइंड द कॉलम करेस्पॉन्डिंग टू 1 - अल्फ़ा in the table containing upper tail critical value and reject the null hypothesis if the test statistic is greater than the tabulated value. For upper tail one side test में 1 - अल्फ़ा के करेस्पॉन्डिंग टेबल में हम अपर टेल की क्रिटिकल वैल्यू को देखते हैं और अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे यदि टेस्ट स्टैटिस्टिक या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी टेबल की वैल्यू से, तब करते हैं। सेकेंड, फॉर अ लोअर टेल वन साइड टेस्ट, फाइंड द कॉलम करेस्पॉन्डिंग टू अल्फ़ा इन द लोअर टेल क्रिटिकल वैल्यू एंड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द computed test statistic is less than tabulated value. For one side lower tail test में अल्फ़ा के करेस्पॉन्डिंग टेबल में क्रिटिकल वैल्यू लोअर टेल की देखते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे यदि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू छोटी हो टेबुलेटेड वैल्यू से, तब। अब हम बात करते हैं फॉर टू साइड टेस्ट, फाइंड द कॉलम करेस्पॉन्डिंग टू 1 - अल्फ़ा/2 इन द टेबल for upper tail critical values and reject the null hypothesis if the test statistic is greater than the tabulated value. Similarly, find the column corresponding to alpha/2 in the table for lower tail critical value and reject the null hypothesis if the test statistics or calculated value is less than tabulated value. इसमें कह रहा है कि टू साइड टेल टेस्ट में 1 - अल्फ़ा/2 के करेस्पॉन्डिंग टेबल में अपर टेल क्रिटिकल वैल्यू को देखेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे यदि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी टेबल से, तब। और इसी तरह अल्फ़ा/2 के करेस्पॉन्डिंग टेबल में लोअर टेल क्रिटिकल वैल्यू को देखेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे यदि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू लेस देन हो टेबल की वैल्यू से। आगे हम काई स्क्वायर के टेबल की वैल्यू को समझते हैं, कैसे टेबल की वैल्यू को देखा जाएगा। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। जैसे मान लीजिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का 7 है और हमको देखना है 0.05% पर, तो हम 7 के डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाएंगे, 7 के सामने
0.05 के कॉलम को देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14.07। इसी तरह अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का 4 है काई स्क्वायर में और हमको देखना हो 0.05 पर इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 में जाकर उसके सामने 0.05 के कॉलम में जाएंगे और देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.49। इसी तरह हम डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर उसकी वैल्यू को हम आसानी से देख सकते हैं और अपने कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपेयर इसके से हम कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी कब रिजेक्ट हो रही है या कब एक्सेप्ट हो रही है। इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास दो फिगर है। पहले फिगर में हम देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर कर्व का जो शेप है वो कैसा है, और फिर देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और 10 पे कर्व का शेप कैसा है। सेकेंड फिगर में भी हम आसानी से यह देख सकते हैं कि डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका शेप कैसा हो रहा है। हमको पता है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है प्रोबेबिलिटी कर्व, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की तरह होता जाता है। यानी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी कर्व अप्रोच करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के, अगर हम अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करते हैं तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।